इसकी शुरुआत होती है, ये जो अपने आप में नक्सल जो शब्द जुड़ा है, ये एक इलाका है नक्सलबाड़ी। ये पश्चिम बंगाल में बहुत खूबसूरत जगह है, दार्जिलिंग, कई बार मैं गया हूँ, और वहाँ पे टी गार्डन है। और उसी दार्जिलिंग के पास एक नक्सलबाड़ी इलाका है जो नेपाल के बॉर्डर से लगता है। और इस पूरे आंदोलन की जो शुरुआत होती है, जो जन्म होता है, वो नक्सलबाड़ी से होता है, और इसीलिए इसका नाम आगे चलकर नक्सलबाड़ी। बात 1967 की है। तब वेस्ट बंगाल में चुनाव था, लोकल विधानसभा का, और उस चुनाव में तमाम लोग उम्मीदवार थे, लोग चुनाव लड़ रहे थे। एक ट्राइबल लीडर था जंगल संथाल। जंगल संथाल ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन वो चुनाव हार गया। और ये चूंकि ट्राइबल को लीड कर रहा था, ट्राइबलों का वहां पे लोकल में नेता हुआ करता था, तो चुनाव हारने के बाद इसने फिर इसे लगा कि नहीं, जब तक हमारे लोग इकट्ठे नहीं होंगे, उनके लिए कुछ नहीं किया जाएगा, तब तक शायद चुनाव में कामयाबी भी नहीं मिलेगी। और इसीलिए इसके बाद इसने एक आंदोलन की शुरुआत की। और शुरुआत इस तरीके से हुई कि जो उस इलाके में जो लोग रहते थे, ट्राइबल ज्यादातर, वो दूसरों की खेती को जोतते थे, वहां पर जाकर वो बुआई का काम और बाकी चीजें करते थे। और इन लोगों का मानना था कि जो जोतदार थे, जो जमींदार थे, जो अमीर लोग थे, वो गरीबों का शोषण करते हैं, उनका पूरा हक नहीं देते हैं। तो उनको हक मिलना चाहिए, बल्कि जमीन का भी हिस्सा मिलना चाहिए। और कई ऐसे दूसरे मुल्क हैं जहां पे जमीन जो है लोगों में ईमानदारी से बढ़ता है। तो यहाँ ये नहीं कि एक जमींदार, उसके पास 100 बीघा जमीन हो और एक के पास 1 बीघा भी ना हो। तो इस तरीके का कोई सिस्टम होना चाहिए, ताकि अमीर बहुत ज्यादा अमीर ना हो और गरीब बहुत ज्यादा गरीब ना हो। तो ये सारी सोच, और इसी के बाद इसने जो वहां के ट्राइबल्स थे, जो आदिवासी थे, उन लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया, उनके बीच में जाना शुरू किया। इस बीच में संथाल को जो है, जंगल संथाल को साथ मिला एक मजूमदार जो है, वो एक लीडर, और एक और लीडर थे, सान्याल, इन दोनों का। और इन लोगों ने फिर 18 मई 1967 को काउंसिल बनाई। और उसमें यह हुआ कि हमें हमारा हक चाहिए, हमें गरीबी से दूर होना है, तो जो हमारा बेसिक है, जमीन जिसपे हम जोतते हैं, वो हम लोगों को उस हिसाब से हिस्से क्रम मिलना चाहिए। और अगर नहीं मिलता है तो फिर जो जमीन जहां जो जोत रहा है वो उस पर कब्जा कर। तो ये इसकी ऐसी शुरुआत हुई थी। और इसी को लेकर 18 मई 1967 को 1967 को एक काउंसिल बनी थी। और उसके तहत फिर जो ट्राइबल्स थे, जो जहां पे वो दार्जिलिंग के आसपास काम कर रहे थे, उन्होंने फोर्सफुली उस जमीन पे बुआई का काम शुरू कर दिया, हार्वेस्टिंग का काम शुरू कर दिया। और इससे जाहिर सी बात है, जो जोतदार थे, जो जमींदार थे, उनके और इनके बीच में ठन गई। और यहां से पहली बार ये विवाद शुरू होता है। और इसी के बाद जब ये जबरदस्ती सारी जमीन पे लोगों ने बुआई शुरू कर दी, ट्राइबल्स ने कब्जा एक तरह से शुरू करना शुरू किया, तो 23 मई 1967 यानी 18 मई को ये एक रेजोल्यूशन पास हुआ था, काउंसिल बनी थी। और उसके 5 दिन के बाद जो जमींदार और बाकी लोग थे, उन्होंने जब शिकायत की, तो वहां पे एक पुलिस टीम पहुंचती है ये कब्जा हटाने के लिए। और इस पुलिस टीम की जो अगुवाई कर रहे थे, वो इंस्पेक्टर सोनम बांगड़ी थे। तो ये वहां पे एक गांव में जाते हैं, और जिस गांव पे जमीन और सबसे ज्यादा उसका था, वहां पे जो लोगों ने कब्जा कर रखा था फोर्सफुली, तो उसको खाली कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन उल्टा यहाँ पे असर ये हो जाता है कि पुलिस पार्टी को गांव वाले और जो ट्राइबल्स थे वो घेर लेते हैं, और घेरने के बाद उनके ऊपर हमला कर देते हैं, और उनका ट्रेडिशनल जो तीर और कमान से, और इसमें एक सब इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है। बाकी पुलिस वाले जो है वो फिर चारों तरफ से चुके घिरे हुए थे, तो अपना हथियार वहीं फेंक के और किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। हालांकि ये कि बाद में सारे जो ट्राइबल्स थे, जो वहां पे उस दिन हंगामा कर रहे थे, वो पुलिस के सारे वेपन्स को उठाते हैं और ले जाकर नजदीक के पुलिस स्टेशन में वापस जमा कर देते हैं। ये शुरुआत थी 23 मई को। इसको लेकर बहुत ये भी हुआ कि पुलिस डर के भाग गई, मैदान छोड़कर भाग गई। लेकिन पुलिस के अंदर भी इस चीज को लेकर गुस्सा था। तो इस हादसे के 2 दिन बाद, यानी 23 मई 1967 को ये इंसिडेंट हुआ था, 25 मई 1967 को और ज्यादा फोर्स के साथ पुलिस की टीम एक गांव में पहुंचती है, इस सब इंस्पेक्टर के कातिलों की तलाश में, और उन लोगों की जिन्होंने पुलिस टीम पे हमला किया था। और उन्हें पुलिस को खबर थी कि ये शायद नक्सलबाड़ी गांव के आसपास हैं ये लोग। तो पुलिस की टीम जब पहुंचती है, तो नक्सलबाड़ी पहुंचते ही गांव वाले दोबारा पुलिस का रास्ता रोक लेते। रास्ता रोकने के बाद गांव वाले फिर से उनके ऊपर आगे बढ़ने से रोकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। बहुत सारी औरतें थी जो वहां पे, चूंकि चाय के बागान में ये सारे काम करते, तो महिलाएं अपने बच्चों को भी पीठ पे बांधी हुई थी। और उसी दौरान में ये पुलिस की टीम पहुंचती है और उनको रोका जाता। तो पुलिस इस बार, चूंकि फोर्स ज्यादा थी, और जब देखती है कि भीड़ बेकाबू है, तो पुलिस ओपन फायर कर देती है। और इसमें कुल 11 लोग मारे जाते हैं, जिसमें महिलाएं भी थी। और 11 लोगों का उस वक्त तक भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस इस तरह से कुछ करेगी, लेकिन पुलिस की गोली चलती है और 11 लोग मारे जाते हैं। इस एक इंसिडेंट ने इस पूरे नक्सल मूवमेंट को हवा दे दी। इस खून खराबे को लेकर फिर पूरा विरोध जो है वो न सिर्फ दार्जिलिंग और उसके आसपास, बल्कि धीरे धीरे वहां से निकलकर बाहर तक पहुंचना शुरू हो जाता है। फिर वो आंध्रा हो, बिहार हो, यूपी हो, उड़ीसा हो। अब लोग अपने ये जो कि हमें जो बेसिक हमारा हक है, जमीन जिसकी हम जुताई करते हैं, उसका हमारा मेहनताना ज़्यादा मिलना चाहिए, जमीन पे हमारा हक होना चाहिए। अब ये सारे अधिकारों की मांग जो है वो और तेजी से उठने लगी। और इस जो 11 लोगों की पुलिस के हाथों मौत हुई, इसके बाद लोग और गुस्से में थे। उधर मजूमदार, जंगल जो है, ये सारे लोग, अब इन लोगों ने वहाँ पे खासतौर पे दार्जिलिंग के आसपास जो चाय के बागान है, बाग थे, वहाँ के लोगों को उन सबको इकट्ठा करना शुरू किया। और फिर ये हुआ कि अब जबरदस्ती जो है आप जमीनों पे जो जहाँ काम कर रहा है, जोत रहा है, उस पर कब्जा करें।
तो अब उसके बाद अचानक तस्वीर और ये हो गई कि एक तरफ पुलिस की गोली से जो मारे गए लोग गुस्सा था ही था ट्राइबल्स में, और अब ये चीज़ें कि जबरन गुस्सा करो, इसके बाद जबरन कब्जा करो, ये पूरा आंदोलन फैलता गया। और इसके बाद अब निशाने पे जो आने लगे वो जोतदार, जमींदार, नॉन ट्राइबल्स के ऊपर हमला शुरू हो गया और इसमें बहुत सारे लोगों की जाने, और ये मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। अब इस दौरान में ये सिर्फ बंगाल या फिर दार्जिलिंग या फिर नक्सलबाड़ी तक ये सीमित नहीं, क्योंकि नक्सलबाड़ी में इंसिडेंट हुआ था इसलिए इसको बाद में नक्सल से जोड़ा गया। लेकिन अभी चीज़ें धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ती गई और इनके आंदोलन बढ़ते गए और ये बाकी स्टेट में भी फैलता गया। और इसके साथ बड़ी तादाद में नौजवान जुड़ने शुरू हुए, जो बेरोजगार थे, जो गरीब थे, जो ट्राइबल थे, उनको लगा कि जो उनके नेता कह रहे हैं उससे हमारा भला होगा, तो वो जुड़ना शुरू हो गए। हालांकि इसमें यह था कि शुरुआत बड़ी जो मंशा ये थी कि बराबरी, गरीबी दूर हो, वो सारी चीज़ें, लेकिन जब इसमें हथियार बीच में आ गया, क्योंकि उनके कुछ नेताओं का ये मानना था कि शराफत से कुछ मिलना नहीं है, तो इसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, उसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर चाहे जो भी करे आप हिंसक हो। तो ये जब सोच आनी शुरू, तो फिर ये पूरा आंदोलन जो है वो हिंसक होता गया। उस वक्त ज्योति बसु होम मिनिस्टर हुआ करते थे वेस्ट बंगाल में, और वो भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर ये सारी चीजें जब हुई तो वेस्ट बंगाल में सरकार भी गिराकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा, फिर दोबारा चुनाव हुआ, फिर सरकार आई। लेकिन 1972 में मार्च में जब चुनाव हुआ वेस्ट बंगाल का विधानसभा का दोबारा, तो इस बार जो लेफ्ट की सरकार थी वहां हार गई, और ये सारे मूवमेंट कहते हैं कि जो आंदोलन था, नक्सलबाड़ी का इंसिडेंट था, ये सारी चीजें उनके खिलाफ नहीं, और वहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी में सरकार आ गई। तो कांग्रेस की सरकार आई तो लेफ्ट में क्योंकि एक धड़ा ऐसा था जो नक्सल मूवमेंट जो लोग चला रहे थे उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर भी था, तो वो नहीं चाहते थे कि दमन और ताकत का इस्तेमाल हो, तो गिरफ्तारियां इस हिसाब से नहीं हो रही। हालांकि उन्होंने छुट किया कि अलग अलग दबिश डाली, करीब 1000 ऐसे लोगों को जो इस आंदोलन से जुड़े थे गिरफ्तार करके जेल भेजा, लेकिन जो इनके बड़े लीडर थे वो सब भाग चुके थे, हाथ में लिया। लेकिन 72 में जैसे ही लेफ्ट की सरकार जाती है और कांग्रेस की सरकार आती है, कांग्रेस इस मूवमेंट को लेकर थोड़ी सख्त हो जाती है, और उसके बाद ऐसे सिद्धार्थ शंकर चीफ मिनिस्टर वहां पे बनते हैं, और ये होता है कि इस मूवमेंट को किसी तरह कुचलना है, दबाना है। तो इस आदेश के बाद वहां पे धरपकड़ शुरू हो जाती है, जो सान्याल, जंगल संथाल और मजुमदार, इन सबको गिरफ्तार किया जाता है और इन सबको जेल भेजा जाता है। हालांकि सान्याल को 1977 में फिर बेल के बाहर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो जंगल संथाल था इसकी गिरफ्तारी के बाद ये पुलिस स्टेशन में रखा जाता है, और पुलिस स्टेशन में इसकी गिरफ्तारी के करीब हफ्ता 10 दिन के बाद ही कस्टोडियल डेथ हो जाती है। ये भी इल्जाम लगता है कि इसको पुलिस ने टॉर्चर किया था और इस वजह से उसकी जान चली गई। बाकी जो दो नेता थे उनको जेल में रखा जाता है, और इस तरीके से सरकार कोशिश करती है कि ये आंदोलन दबा दिया जाए, लेकिन ये होता नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से ये आंदोलन पूरा और भी बढ़ता जाता है। और इसके बाद हिंदुस्तान का एक बड़ा इलाका नक्सल के प्रभाव में आ जाता है, और इसके बाद मारकाट और ये सारी चीजें शुरू हो जाती। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो उसके बाद हिंदुस्तान में कई ऐसे, जैसे आंध्रा में जो एसटीएफ का गठन हुआ, कई ऐसे स्पेशल फोर्स बनाए गए सिर्फ और सिर्फ नक्सल को रोकने के लिए, ताकि इनके ऊपर काबू पाया जा सके। लेकिन काबू पाने की बजाय उल्टा ये हुआ कि बीच बीच में और ज्यादा हिंसक होते गए, और उन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े इंसिडेंट्स को अंजाम दिया। जो एक डेटा है 2005 से लेकर 2016 तक का, उसके हिसाब से नक्सल मूवमेंट के जरिए हमारे देश में करीब 12,000 लोगों को मारा गया, उनका कत्ल किया गया, जिसमें से लगभग 2700 पुलिस पर्सनल या सीआरपीएफ के जवान हैं। अब यहाँ एक चीज और भी देखने लगे कि मतलब ये जो 12,000 लोग मरे, इसमें से करीब 9,000 से ऊपर सिविलियंस हैं और बाकी 2700 के आसपास सीआरपीएफ और बाकी जो है उनके लोग। अब इसी पीरियड में इसी होम मिनिस्ट्री का डेटा है, और वो ये है कि जम्मू कश्मीर में जहाँ पे हमारे बॉर्डर है, वहां पे जो जवान शहीद हुए, बस मैं क्रिस गेल का ही फैन हूँ, बाकी उनकी पूरी तादाद वो करीब अगर ये अप्रैल 16 तक का डेटा है, उसमें यह है कि हमारे 1885 और प्लस एक क्लास था 1914 लोग जो सीआरपीएफ और जवान हैं वो नक्सल के हाथों मारे गए, जबकि कश्मीर में 1369 सिक्योरिटी 1369 ये इस पीरियड के दौरान लगभग 2 दशक में 20 साल में ये शहीद हुए। तो मतलब जो बॉर्डर पे हमारे जवान लड़ रहे हैं उनकी तादाद कम है, जो नक्सल के हाथ मारे गए उनकी तादाद ज्यादा है। इवन जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, वहां पे भी कुछ कुछ चीजें होती रहती हैं। वहां पे भी 609 जो हमारे सिपाही हैं वो शहीद हुए। तो मतलब इतने सालों में सबसे ज्यादा जो नुकसान हमें हमारी फोर्सेस को मिला है वो नक्सल के हाथों मिला है और नक्सलियों के हाथों मिला है। एक और रिपोर्ट के हिसाब से यह है कि दुनिया में तालिबान,
ISIS और जो नाइजीरिया की बोको हरम है ऑर्गेनाइजेशन, उन तीनों के बाद सबसे जो ज्यादा सिविलियन की मौत हुई है किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथों, चौथे नंबर पे वो नक्सल है यानी माओवादी है। तो एक इनका ये भी फिगर है। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को किडनैप करके और उसके बाद कई मांगे रखी, फिर CRPF के 26 जवानों की हत्या कर दी गई थी। 6 अप्रैल 2010 ये नक्सल मूवमेंट का सबसे काला दिन है हमारे देश में। वो इसलिए कि दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने एक साथ 76 CRPF के जवानों को मार डाला था और बाकायदा एम्बुश करके उन्होंने, जो एक इनका ये है कि जो बारूद बिछा देते हैं सड़क पर, तो माइंस उसके जरिए, और ये पूरा कारवां जा रहा था CRPF का, जिसमें एक साथ 76 CRPF के जवानों की मौत हुई थी 6 अप्रैल 2010 में। इसके अलावा 2009 में बंगाल के लालगढ़ क्षेत्र में पूरे एक इलाके को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था, उसको फ्री जोन घोषित कर दिया था। हालांकि बाद में फिर फोर्स गई और किसी तरह से उसको खाली कराया गया। देन सुकमा के पास एक बारूदी सुरंग में ब्लास्ट हुआ जिसमें करीब 31 जो CRPF के लोग हैं वो मारे गए, उनकी मौत हुई। कुल मिलाकर 12,000 से ज्यादा इनके हाथों मौत हो चुकी है। और ये जब तक कई नेता बढ़े, एक पूरी कांग्रेस के नेताओं की एक जमात जा रही थी जिसमें एम्बुश करके उन सबको मारा गया, MP की मौत हुई। कई बार ऐसा हुआ कि नक्सल को कैसे रोका जाए, नक्सल मूवमेंट को कैसे रोका जाए, इसके बारे में सारी कोशिशें हुई। सरकार ने उनके लिए, खासतौर पे आदिवासियों के लिए, ट्राइबल्स के लिए बहुत सारे स्कीम का ऐलान किया, कई हजार करोड़ के अलग अलग स्कीम का ऐलान किया, लेकिन वो चीजें हुई नहीं। और इसमें पिस ये रहे कि एक तरफ जो नक्सल के सोच के लोग हैं माओवादी वो, और दूसरी तरफ वो ट्राइबल्स जो उनके चंगुल में हैं या उनके ढाल बने रहते हैं या जिनके लिए वो लड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पे बड़ी अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। 2009 में जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे तब उन्होंने एक लाइन कही थी, उस वक्त किसी टेररिज्म को लेकर बात हुई थी कि टेररिज्म और बाकी चीजें हमारे लिए उतना खतरा नहीं है, आने वाले टाइम में नक्सल सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और वही हो रहा है। हाल फिलहाल में भी कई ऐसे हमले हुए। तो अब सवाल है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं किया जा सका इतने सालों में। तो उसकी कई वजह। एक तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी सोच और नक्सल को लेके एक फाइनल डिसीजन कि क्या करना चाहिए। जैसे कई होता है कि इसमें आर्मी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, ऐसे इलाकों को चुनना चाहिए जहां पे आर्मी को भेजा जाए और फिर ऑपरेशन किया जाए, लेकिन वो सारी चीजें हुई नहीं। दूसरा ये होता है कि पैसे और उनके लिए स्कीम की सारी बातें होती हैं, लेकिन जिस इलाके में पुलिस जाने से घबराती है, आप ये सोचिए कि उस इलाके में गवर्नमेंट की स्कीम लेकर जाएगा कौन। कागज पे सारी बातें होती हैं कि पोस्ट ऑफिस खोल रहे हैं, मोबाइल के टावर लगा रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन अगर बस्तर और किसी भी ऐसे एरिया में जहां पे नक्सल का प्रभाव है, वहां पे मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, ये सब जाने से घबराती। इवन जब चुनाव होता है तो वहां पे उन इलाकों के अंदर बूथ तक में जहां किसी की ड्यूटी लगे वो जाने से मना कर देता है। तो सवाल है कि फिर आपकी इस स्कीम को वहां तक कौन ले जाता है। तो दूसरी वजह की खर्च भी दिखाते हैं, तो कहते हैं कि ये सारे पैसे एक्चुअली जिनके लिए है वहां तक कभी पहुंचा नहीं। ये सरकारी लोग, अफसर, ये सारे आपस में मिली भगत करके ये सारा गबन कर जाते हैं, पैसे मार लेते हैं और उन तक उनकी बुनियादी चीजें नहीं पहुंचती। इसलिए यही कि वहां पे ना हॉस्पिटल है इन लोगों के पास इलाज कराने के लिए, ना बेसिक जरूरतें हैं। और फिर कही है कि कई अपने जो स्टेट के पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके साथ भी कुछ नेक्सस है, तो गोला बारूद ये खरीदना, लेना, बेचना, ये भी लगातार कई बार इल्जाम उठता रहा। सड़कें कई बार बनाने की कोशिश होती है, वो बनने नहीं देते क्योंकि उससे फोर्स इजिली आ सकती है। तो सेंट्रल आर्म फोर्स जो है वो इन लोगों से मुकाबला करने के लिए जाती है ताकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मदद कर सके। लेकिन आज तक इतने सालों में कोई भी जवाब नहीं दे पाया कि नक्सल मूवमेंट खत्म करने और इन आदिवासियों को बेसिक सुविधाएं देने के लिए जो सरकार की इतने सारी योजनाएं हैं वो पैसे कभी उन तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो इसका बड़ा सिंपल सा सवाल का जवाब यही है कि जहां पे बेसिक चीजें नहीं है और जहां जाने में मतलब आम लोग छोड़िए, पुलिस भी डरती है, घबराती है और बिना कारवां के कोई घुस नहीं सकता, तो वहां पे ये स्कीम लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ एक देखते रहे। क्रिस गेल पता नहीं आउट हो गया कि नहीं, जब मैं आपसे आ रहा था तो अच्छा खेल रहा था क्रिस गेल, और बस मैं क्रिस गेल का ही फैन हूं। बाकी 25 मार्च 2019 आके एक ढोंगी हो सकता है। तो यही वजह है कि आज भी नक्सल मूवमेंट जो है वो एक सिरदर्द बना हुआ हम सभी के लिए, और आज भी इसको रोकने के लिए जितने कदम उठाए जाते हैं, हालांकि यह है कि अब धीरे धीरे इसमें थोड़ी सी कमी आ रही है, लेकिन अभी तक नक्सल मूवमेंट हमारे यहां से पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और
चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, इन सब जगहों पे इनका आज भी असर है। अब इसी से जुड़ी हुई एक चीज है, ये बात करीब मतलब 13-14 साल पुरानी हुई है, बल्कि उससे ज्यादा 15 साल हो गए होंगे। मैं जब जनसत्ता में था तो मेरा एक दोस्त, मतलब जनसत्ता न्यूज़पेपर में अक्सर एक लड़का आया करता था, बहुत पतला दुबला सा, और वो जेएनयू से जस्ट पास आउट था। अब नाम नहीं मैं बताऊंगा। तो जेएनयू से पास आउट था, वो अक्सर आता था और उसकी कुछ खबरें होती थी जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन से जुड़ी हुई, वहाँ के इलेक्शन से जुड़ी हुई, तो जनसत्ता में छपाने के लिए तो हमारी दोस्ती हो गई थी। और धीरे धीरे कई बार उसके साथ चाय वाय भी पी। फिर एक दो बार ऐसा हुआ कि वो उसी जेएनयू का जो अपना एक स्टाइल होता है, कुर्ता पजामा पहन के आता था, चप्पल पहने रहता था, और लेकिन बड़ा इंटेलिजेंट, उसकी मतलब उसके साथ बात करने में मजा आता था, लगता था कि हाँ इसको बहुत जानकारी है। और वो अलग अलग खासतौर पे पॉलिटिकल इशू पे बहुत बात करता था। अच्छा, मेरा पॉलिटिकल इशू पे बहुत इंटरेस्ट, हम क्राइम के बारे में ज्यादा बात करना, तो जब क्राइम की बात करते थे तब वो नक्सल मूवमेंट के बारे में बात करना शुरू किया। फिर वो धीरे धीरे मुझे बताता था, और कई बार बताता था कि मैं आपको शम्स वहां ले चलूंगा, वहां इनके गढ़ में, वहां से आप रिपोर्टिंग करना। तो मुझे भी बड़ा एक्साइटेड था, मैंने कहा हाँ। फिर कई बार ऐसे हुए कि उसे कुछ जरूरत पड़ी, पैसे भी नहीं थे, तो 2-3 बार उसने उधार भी लिए मुझसे और मैंने दिया। 1-2 बार उसने फिर लौटाया भी। उसके बाद फिर अचानक वो गायब हो गया और मेरी मुलाकात नहीं हुई। फिर कई सालों के बाद एक दिन उसका एक फोन आया, 9 नंबर, फिर मेरी बात हुई, तो उसने बताया, मैं पहचान गया। तो मैंने पूछा कहाँ हूं आजकल, तो फिर उसने जो बताया, उसके बाद शायद एक बार और मेरी बात हुई, उसके बाद कभी नहीं हुई। शायद इस बात को अब करीब 10 साल हो गए होंगे। तो बताया कि मैं बिहार का एक जमुई इलाका है और वहां हूं और वहां का एरिया कमांडर हूं। अच्छा, उस वक्त जमुई में और एक झाझा रेलवे स्टेशन है वहीं पे जमुई में, वहां पे नक्सल अटैक हुआ था बाकायदा, पुलिस पर्सनल पे और प्लेटफॉर्म पे, और वो लोग अटैक करके चले गए थे। और वो बड़ी पीसफुल जगह कभी हुआ करता था वो जमुई और झाझा, लेकिन अचानक वहां पूरा वो नक्सल जो है वो थोड़े हावी हो गए, माओवादी, और अब वहां शाम होते ही लोग निकलते भी नहीं है, इधर पता नहीं कैसे हालात है। तो खैर जब उसने बताया तो मैंने कहा मैं उस इलाके को जानता हूँ, लेकिन तुम वहां क्या कर रहे हो। तब फिर उसने बताया, तो वो जेएनयू से एक, मैंने अचानक सोचा कि एक पढ़ा लिखा है, इतनी सारी बातें करने वाला, और मतलब जिसके पास पैसे भी नहीं पूरे सिगरेट पीने के लिए, और फिर लेकिन वो डिसेंट एकदम। और फिर उसके बारे में फिर जब उसने बताया और रखा, फिर मैंने पता करना शुरू किया अपने लेवल पे। चूंकि कई ऐसे इसमें मेरे जानने वाले भी हैं माओवादियों में, जिनसे बात होती है, तो उनमें से मैंने पूछा कि यार ये नाम है और ये तो मुझे सच बताओ, क्योंकि ये मेरी दोस्ती है, और उसने बताया ऐसा ऐसा है। तो जिससे मैंने पूछा, उसका रिएक्शन क्या था कि आप क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा क्या, बोला वो मेरा भी कमांडर है। तो मैंने कहा मतलब, तो बोला वो बहुत बड़ी चीज है। उसके बाद मैंने कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक तो हुई नहीं है, और मैं बस यही है कि नहीं मालूम अब वो कहाँ है। लेकिन अचानक एक लड़का जो जेएनयू से निकला हुआ, पढ़ा लिखा, और फिर उसके बारे में ऐसा सुना तो मुझे बड़ा वो भी लगा। और फिर मैंने सोचा कि वाकई कई बार जो ये चीज़ें होती हैं, ये आपकी सोच की और आपको जिस तरीके से बताया जाता है उसी से जुड़ी हुई होती हैं, और आपका एक बार ब्रेन वॉश हो जाता है तो फिर आप चले जाते हैं उस तरफ। तो कई बार यकीन नहीं होता अभी। लेकिन कुल मिलाकर नक्सल, क्योंकि हालांकि ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी शुरुआत कब कैसे हुई थी मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों ने पूछा था। एक दो लोगों के सवाल ये भी थे कि क्या नक्सल और आतंकवादी दोनों एक हैं। उस दिन मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन मेरा ये मानना है कि शुरुआत जो हुई थी इस आंदोलन की, वो ऐसा नहीं था जो आज का रूप है नक्सल का। उसमें यह था कि हाँ भाई, एक गरीब है, जैसे चाइना और जापान का कुछ एग्जांपल दिया गया था कि वहां पे जो जमीन है वो इस तरीके से बांटा गया कि 44% जमीन लगभग एक तरह के तमाम लोगों के हिस्से में बराबर बराबर। जापान में शायद 33% है जो इस हिस्से से बंटवारा किया गया है कि वो उन लोगों के हिस्से में आया। हमारे हिंदुस्तान में ये रेशो 2% है, और बाकी सब ये है कि किसी के पास बहुत सारी जमीन है और बाकी किसी के पास कुछ है ही नहीं। तो ये जो भेदभाव है और ये जो फर्क है अमीरी और गरीबी का, इसने एक्चुअली इस मूवमेंट को जन्म दिया था। और उन्हें लगता था कि यार मैं इसके इतने इतने खेत में काम करता हूँ, इतनी मेहनत सब कुछ मैं करता हूँ, जुताई पुताई सब मैं करता हूँ, लेकिन हमें हमारे हिस्से का हक नहीं मिलता है। और जो बेसिक हमें चाहिए, बिजली, पानी, खाना, सड़क, बच्चों का एजुकेशन, तो ये वहां से शुरू हुआ था। लेकिन आगे चलकर इसने चूंकि हिंसक रूप ले लिया और किसी भी समाज में इसकी गुंजाइश नहीं है। तो नक्सल और आतंकवादी में यह फर्क है कि आतंकवाद जो है वो उसका जन्म हुआ सीधे मारने और मरने के लिए, लेकिन नक्सल की शुरुआत ऐसी नहीं थी। बाद में इसका चेहरा बिगड़ा, बाद में इसका स्वरूप बिगड़ा। लेकिन यही है कि आने वाले टाइम में ये सुधरे, अच्छा हो, और जो लोगों की बेसिक चीजें हैं वो उन्हें मिले। तो ये थी पूरी नक्सल की कहानी। अब दीपक माइक लेकर तुम फिर नहीं बैठे हो, लेकिन कोई बात नहीं, बताओ। तो शब्बीर नॉलेज का सवाल है, नक्सल हमारी सेना और सरकार काबू क्यों नहीं कर पाती, क्यों बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं की जाती उन पर? कौन है शब्बीर नॉलेज? शब्बीर साहब, मैंने शुरू में आपको बताया था कि इसको लेके एक तो पॉलिटिकल कुछ ना कुछ राजनीति भी है इसमें, जिस वजह से पूरा दखल नहीं होता। नंबर 1, कई बार हुआ कि आर्मी का इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इनको रोकने के लिए, कई ऐसे बड़े अटैक हुए उसके बाद। लेकिन ये होता है जब इस तरह के हमले होते हैं, उस 2-4 दिन हम लोग जागे रहते हैं, फिर उसके बाद चुपचाप सो जाते हैं, अगले हमले का इंतजार करते हैं कि अगला हमला होगा तब सोचेंगे कि आगे क्या करना है।
सर कई लोग जानना चाहते हैं कि नक्सलिज्म जो आपने कहानी बताई, कई लोगों ने पढ़ा है कि जमींदार को एक बेटा भी शामिल था, आपने वो चीज मिस कर दिया है, कई लोग लिखते हैं। नहीं, ये जो शुरुआत मैंने आपको बताया, जोतदार जमींदार जो जो जमीन से ही जुड़ा हुआ ये मसला था कि जहां पे खासतौर पे जो ट्राइबल्स खेती करते थे और इस बेल्ट में पूरे जहां से आंदोलन शुरू हुआ, आपके पूरा जो नक्सलवाड़ी है जो दार्जिलिंग के आसपास का एरिया है जो नेपाल की सीमा से लगता हुआ है, तो इसके बाद उन्होंने जमींदारों जोतदारों और इनके खिलाफ ही आंदोलन शुरू किया था और उनके खिलाफ फिर हिंसा भी हुई। और उनका यह था कि जो जमीन जोत रहा है वो उसका होना चाहिए। इस तरीके की जो ये जंगल संथाल और इन लोगों ने जो मूवमेंट चलाया था, तो उन लोगों के खिलाफ पहले यह था कि वो लोग इनके ऊपर दमन करते हैं, बाद में फिर उनके ऊपर हमले शुरू हुए थे। सर मयंक सिंह जी का सवाल है, सर हमारे देश में ज्यादातर विरोधी ताकतें जेएनयू से ही क्यों निकलती हैं? मयंक जी, मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि ज्यादातर विरोधी ताकतें जेएनयू से निकलती हैं। हालांकि देखिए, विचार अलग अलग लोगों के होने चाहिए और कहीं से भी निकले, बट मेरा मानना है कि विचारधारा कोई सी भी हो, उस सोच को, उस विचार के साथ हिंसा या वायलेंस के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, 10 आदमी है, 10 की सोच अलग हो सकती है, मैं कुछ और सोचूं इसी नक्सल को लेकर, आपकी सोच कुछ और हो, किसी की और इसमें बुराई नहीं है, लेकिन उस सोच के बीच में खून खराबा और वायलेंस आ जाए, उसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सर कई लोग जानना चाहते हैं कि फंडिंग कैसे होती है, हथियार कहां से मिल जाता है, क्यों गोलियां कहां से मिल जाती है, हथियार मिल जाते हैं? शुरुआत में जब नक्सल ये मूवमेंट चला और उसके बाद जब ये हिंसा हुई और सारी चीजें हुई, तो इसमें एक दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक ये थी कि हाँ, इनके पास पैसे वो कहां से, शुरू में लूटपाट और सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद चाइना ने कहते हैं कि मदद की थी हमारे हिंदुस्तान में जो नक्सल मूवमेंट शुरुआत में 1967 से लेकर 75 के बीच में, इसलिए कि ये जो माओवादी का जन्म हुआ ये एक्चुअली चीन में हुआ था और एक चीनी राजनेता थे माओ जेडांग, तो वो माओ जेडांग को जो फॉलो करते हैं उनको माओवादी कहते हैं। और 1950 से 60 के बीच की ये बात थी। तो इसी को फिर इस जो माओ जेडांग के जो विचार थे और उनके जो उपदेश थे, उसी विचारधारा को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना उस वक्त था और उसको एडॉप्ट करने की कोशिश की गई थी और उस पर इसका नेपाल में भी असर था। और इनका यह था कि जो इस पूरे सोच के पीछे की असली कहानी थी वो ये कि माओवादियों का मकसद ये था कि ताकत और हथियारों के बल पर अपनी सामाजिक और आर्थिक जो जरूरतें हैं उसको हासिल किया जाए, मतलब बातचीत और उससे नहीं मिल रहा है तो आप फोर्सफुली इसको करें। तो ये चीन से चुके आया और फिर इस तरह के चीन के विचारधारा हिंदुस्तान में पनपने लगे। तो जब सारी चीजें हुई तो शुरुआत में इल्जाम लगा कि चीन ने बाकायदा इन लोगों को पॉलिटिकली और फाइनेंशियली उस वक्त काफी सपोर्ट किया था। सर क्या वीरप्पन और नक्सलाइट्स एक जैसे ही लोग हैं? नहीं, मैं यहां पे भी डिफर हूं। नक्सलाइट और वीरप्पन ये दोनों अलग चीजें। वीरप्पन एक चंदन तस्कर, एक डाकू था और वो जंगल में रहता था, चंदन की तस्करी करता था, हाथियों को मारता था और वो किसी समाज या किसी जाति या किसी और उसके लिए कोई लड़ाई या मुहिम की बात नहीं करता था। उसका सीधा था बस अपना मारो और जियो। नक्सल मूवमेंट की दूसरी कहानी है जो आपको मैंने शुरू में बताई। हालांकि यह है कि आगे चलकर ये वायलेंस हुआ वो इसके साथ जो जुड़ा वो गलत था। सर कई लोग जानना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल क्या कनेक्शन थे, क्या छत्तीसगढ़ में जो अटैक हुए जिसमें सारे कांग्रेसी मारे गए थे, क्या उसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था नक्सलियों के बीच में? जब जहां जो सरकार आती है और जो दबिश डालती है नक्सल के खिलाफ और एक्शन लेती है तो जाहिर सी बात है वो उसका रिएक्शन भी होता है। तो छत्तीसगढ़ में उस वक्त कांग्रेस की जो सरकार थी और कई सारी चीजें ऐसी हुई थी, फोर्स और ये सारी चीजें वहां पे भेजना और ये, तो कहते हैं कि उसको लेके कुछ वो लोकल लीडर वहां के एमपी उन सबसे नाराज थे और इसीलिए बाकायदा कई कांग्रेसी नेताओं को निशाना बनाया गया, बाद में कुछ और नेताओं को निशाना बनाया गया। तो ये बदले की कार्रवाई थी। सर आशीष सोनी जी का सवाल है, सर झारखंड के लातेहार जिले में सीआरपीएफ जवान की पेट काटकर उसमें बम रख दिया गया था, क्या ये किसी आतंकवाद से कम नहीं है? क्यों सरकार ने इस पे ये होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की? सिर्फ लातेहार नहीं बल्कि मैं बस्तर, दंतेवाड़ा, एक दो आपको सिर्फ कहानी बताता हूँ कि जब इस तरह के ये हमले करते हैं नक्सली और ये चूंकि झुंड में करते हैं और पकड़ते हैं और मारते हैं, या तो फिर बारूदी सुरंग हो या फिर उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं, तो दो तीन चीजें ऐसी हैं, मतलब कई बार ऐसा होता है कि इन लोगों की लाशें भी आप नहीं देख पाएंगे जो हालत कर देते हैं। गला काटना, उनके बाकी अंगों के साथ जानवरों जैसा सलूक करना और उन्हें बहुत ही मतलब बेदर्दी और बुरी तरीके से मारना, लाशें लौटाना भी तो आधी अधूरी लाशें लौटाना। तो ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कि जिस तरीके के हमारे जो पर्सनल हैं, जो फोर्स के लोग हैं, जो जब भी शिकार बने और उनके हाथ आए तो उनके साथ वाकई बहुत बुरा सलूक हुआ था। सर लोग जानना चाहते हैं सीपीआईएम और नक्सलिज्म में क्या फर्क है? देखिए, अलग अलग पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी है ना, जो हिंसा की तरफ गई। जैसे अभी हमारे यहाँ देश में आज भी कई सारी ऐसी कांग्रेस पार्टी हैं जो लीगल है, चुनाव आयोग से मान्यता प्राप्त है, लेकिन कुछ ऐसी हैं जिनको बैन किया गया है या जिनको हम एक तरह से मानते हैं कि ये इनको यहाँ पे रहना और नहीं रहना वो सरकार के हाथ में सोचना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं। तो इसीलिए खासतौर पे इनका जो है ये माओवादी जो कहते हैं, जो जंगल संथाल था या फिर मजुमदार था या फिर सान्याल थे, इन लोगों ने अलग अलग करके, जब ज्योति बसु होम मिनिस्टर थे उस वक्त 1967 की बात है, तो सीपीआई की पार्टी थी, लेकिन फिर ये लोग अलग होकर उससे इन्होंने अपनी अलग अलग नाम से कई सारी पार्टियां बनाई और उसके थ्रू ये उस लाइन पे चल चुके जो
मतलब किसी भी सभ्य समाज में जिसके लिए कोई जगह नहीं थी। सर कई लोग जानना चाहते हैं अर्बन नक्सलिज्म के बारे में, जो पढ़े लिखे नक्सलाइट हमारे बीच में रह रहे हैं। अर्बन नक्सलाइट ये शब्द जो है अभी हाल में आया था, 1-2 साल 3 साल पहले, जब 4-5 ऐसे पढ़े लिखे लोगों को और इनको पकड़ा गया तो ये कहा गया कि अब जो गांव और जंगल में जो अब तक होता था वो अर्बन मतलब शहरों में आ गया और शहरों में इस तरह की सोच शुरू हो गई है, और इसलिए कुछ लोगों को नजरबंद भी किया होगा, आपको याद होगा। लेकिन ये उस वक्त का एक शगुफा था। अर्बन नक्सलिज्म नाम की फिलहाल मतलब अभी तक तो कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है।